नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों क्यों पीएम मोदी की एक अपील के बाद इतना हाहाकार मचा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब जब देश में कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हुई हैं, अर्थव्यवस्था डगमगाई है, सोने ने उसे कुंदन बनाकर संभाला है। सोना ना खरीदे, आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था किसी बड़े खतरे की आहट सुन रही है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया बचत अपील ने देश के आर्थिक और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पीएम ने नागरिकों से अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी टालने और पेट्रोल डीजल के पूरी तरीके से उपयोग पर एक अंकुश लगाने का आग्रह किया, जिसके बाद पूरी तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना और चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने जैसे मुद्दे उठ गए। राहुल गांधी ने इसे सरकार की जवाबदेही से भागने की कोशिश बताया, जबकि सरकार इसे पश्चिमी एशिया संकट और कहीं ना कहीं वैश्विक तनाव के बीच एक प्रोएक्टिव आर्थिक सुरक्षा कवच मान रही। हालांकि विपक्ष इसे मोदी सरकार की आर्थिक विफलता और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट बताते हुए मुद्दा बना रहा है। भाजपा की ओर से उस पर पलटवार किया गया और पुराने घटनाक्रमों को याद दिलाया गया। कई प्रसंग सामने आए कि कैसे वर्तमान बारिश संकट हो या पूर्व में पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक के शासनकाल में सामने आया सरकार का आंतरिक संकट, देशवासी समझौता करते रहे। जी हां, 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर भारतीयों से अपने सोने के आभूषण राष्ट्रीय युद्ध कोष में दान करने का आग्रह किया। पूरे देश की महिलाओं ने अपने आभूषण, मंगलसूत्र, चूड़ियां सरकार को दान कर दी थी। इतना ही नहीं, 62 के स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम ने सोने के स्वामित्व और व्यापार पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया, बैंकों को गोल्ड लोन वापस लेने का आदेश दिया और सोने के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए गए। यह भी कहा गया कि उस वक्त गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू करने के कारण 1,10,000 लोग जेल भी गए थे। इंदिरा गांधी ने सोने की खरीद को विदेशी मुद्रा की बर्बादी बताया था। वो था सितंबर 1966, जब उन्होंने सदन को सीधे तौर पर बताया कि भारत की सोने की लत को तोड़ने के लिए राजकोषीय नीति और जन शिक्षा दोनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्र विकास के लिए हर उपलब्ध संसाधन की जरूरत होने के बावजूद सोने की खरीद विदेशी मुद्रा की बर्बादी। कुछ दिनों बाद उन्होंने ये संदेश सीधे राष्ट्र को दिया और सोने की सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला बताया। बीजेपी ने कहा कि 1966 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू होने के कारण 1,10,000 लोग जेल गए थे। वहीं पी चिदम्बरम का मुद्दा भी उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद जब से यह मुद्दा चर्चा में है, तब से लगातार अब वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिस दौरान सोने को पूरी तरीके से ना खरीदने की अपील भारत ने की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भारतीयों से सोना खरीदना बंद करने के लिए एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग अपीलें की। पहली अपील मार्च 2013 में केंद्रीय बजट के एक दिन बाद आई। चिदम्बरम ने आयात को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों से सोने की खरीद कम करने की अपील की। दूसरी अपील मई 2013 में आई। तब कहा कि सोने के प्रति भारत का जुनून चालू खाते में छेद कर रहा है। उन्होंने नागरिकों के इस व्यवहार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान बताया। वहीं तीसरी अपील जून 2013 में आई। चिदम्बरम ने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपनी शाखाओं को सलाह दें कि ग्राहकों को सोने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित ना करें। सोना की खरीद में रुपए नहीं डॉलर खर्च होते। ऐसे में प्रधानमंत्री की एक अपील पर विपक्ष क्यों लाल हो रहा है, व्यापारी क्यों परेशान है और जनता क्यों हैरान है? हालांकि आपको पता है कि 1962 में इंदिरा गांधी ने अपने गहने दान कर दिए थे। क्या आप जानते कि 1991 में इसी सोने को जहाज में भरकर विदेश गिरवी रखना पड़ा था ताकि देश दिवालिया न हो? आज की बहस सिर्फ पीएम मोदी की अपील की नहीं है, बल्कि आज की बहस उस इकोनॉमिक वॉरफेयर की है जो पश्चिम एशिया के तनाव और लाल सागर के संकट के बीच छुड़ा हुआ है। आज की बहस उस पर है कि आखिरकार जब
पूर्व में भी ऐसी अपीलें की गई हैं, तो प्रधानमंत्री की अपील से इतना हाहाकार क्यों? और इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे विवेक जी के साथ। क्या देश की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक है कि सरकार को पूर्व जैसे हालातों का डर सता रहा है? क्या ये अच्छे दिन के दावों के विपरीत नहीं है? नेहा जी, जी देश की स्थिति नाजुक नहीं है जी और दिन भी अच्छे हैं। सरकार सजग है। जिस तरह वैश्विक संकट है, पड़ोस में कोई देश अपने यहाँ फोर्ड बिक कर रहा है, किसी के यहाँ डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। जी ऐसे में तमाम मोर्चों के बाद भारत सरकार मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित किए हुए है। जो प्रधानमंत्री जी ने सलाह दी कि साल भर तक सोना ना खरीदें, ये सबको मालूम है कि सोना जितना देश में हमारे खपत होता है उतना देश में उत्पादन नहीं, हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। इसी तरह डीजल, पेट्रोल, कह लीजिए कच्चा तेल और उर्वरक, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, ये भी हमें विदेश से मंगानी पड़ती है। इसमें भारत सरकार की बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। प्रधानमंत्री जी ने इसी के साथ ये भी राय दिया कि साल भर तक विदेश यात्राएं स्थगित करें, कोई विदेशी टूर ना बनाएं। तो इसमें भी हमारे देश की विदेशी मुद्रा जाती है। अब इसका लाभ क्या है जिसके कारण ये कहा गया? रसोई गैस, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, सब चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल चीज़ें हैं, ये नहीं रोकी जा सकती। इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा का प्रयोग करना है। अब इसी में कोई सोने में कर देगा, कोई किसी के कारण अगर विदेश यात्रा के कारण उसमें जा रहा पैसा, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो इफेक्टेड होगा। जो हॉर्मुज संकट है, जो वैश्विक संकट, उसके देखते हुए अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि ये संकट कब तक खिंचेगा, कच्चे तेल के दाम कितना बिगड़ सकते हैं, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के दाम कितने बिगड़ सकते हैं, अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, किसी को नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने प्रिकॉशनली एक सलाह दी है जी। और ये कोई ऐसा पहला उदाहरण नहीं, इसके पूर्व में भी कई बार सरकारें ऐसा उदाहरण दे चुकी है। तो यहाँ जो हम लोग भी विपक्ष में रहे, हम लोग ऐसे अवसरों पे सरकार के साथ खड़े होते थे। आज स्थिति क्या है कि मोदी जी के विरोध में विपक्ष देश के विरोध में उतर जा रहा है। भाई अगर कोई आर्थिक संकट उत्पन्न होगा तो उसमें पूरा देश फंसेगा। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी फंसेंगे और बाकी लोग बच जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोग फंसेंगे, विपक्ष बच जाएगा। उसकी मार तो पूरे देश पे पड़ेगी। तो अगर आपके प्रधानमंत्री ने आपको सलाह दी है ये अभिभावक कि साल भर सोना मत खरीदिए, साल भर विदेश यात्राएं स्थगित कर दीजिए, तो उसके बात को, उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। बहुत से लोग अमल कर रहे हैं, हम लोग भी अमल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब उस विषय को समझें और अमल करें। जी मुकेश जी, जब इंदिरा गांधी और चिदम्बरम ने सोना ना खरीदने की अपील की थी तब वो देशहित था, तो आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील जवाबदेही से भागना कैसे हो गई? जी, आपको और आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी इस समय अपील कर रहे हैं कि सोना न खरीदिए, विदेश यात्रा मत करिए, तेल मत खाइए, विदेशी पैसा बचाइए,
जो कि हमारे यहाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भंडारण की। चलिए अच्छी बात है। प्रत्येक अवसर पर देश में जिस इस तरह की अगर संकट खड़ी होती है तो सारा विपक्ष किसी भी समय हमेशा खड़ा होता है। लेकिन कई सवाल उठते हैं। जी सवाल ये उठते हैं कि अभी बंगाल में चुनाव, 5 राज्य, जी मुकेश जी। चेक किया जाए, मुकेश जी की देखिए, आवाज नहीं आ रही है। बंगाल से बांग्लादेश तो वहीं शशलेन चले जी, गए। शशलेन जी। देखिए मुकेश जी, बंगाल से बांग्लादेश तो नहीं निकल गए। शशलेन आवाज जी, नहीं आपकी आ रही आवाज है। नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चेक किया जाए, इन लोगों की आवाज में कुछ इश्यू आ रहा है। विवेक जी, जिस जी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और पिछले तमाम वक्त पे ये देखा गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसे कड़े फैसले लिए, लेकिन तब कहीं ना कहीं इतने सवाल नहीं उठे थे। और अब आप लोगों पे ये कहा जा रहा है कि आपकी नीयत ही सही नहीं है, आप अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बाकी सबके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। कौन नहीं अप्लाई कर रहा स्नेहा जी? सबने अपनी अपनी गाड़ियों में के फ्लीट में गाड़ियों की संख्या कम कर दी। जी मंत्रियों ने कम की, मुख्यमंत्रियों ने आधी कर दी, प्रधानमंत्री ने अपने फ्लीट में कम कर दी, जिनको तो इंटरनेशनल थ्रेट है। ऐसी पोजीशन में बताइए, लोग जब एहतियात बरत रहे हैं तो देश से अपेक्षा करना कोई गलत बात नहीं है। मैंने पहले स्पष्ट किया कि विपक्ष मोदी विरोध में देश विरोध तक जा रहा है, और जा चुका है। भाई, अगर मोदी विरोध में ये देश विरोधी न हो जाते तो आखिर ममता बनर्जी बॉर्डर पे बाड़ लगाने के लिए जगह ना देती। उसके लिए 15 साल गृह मंत्रालय को इंतजार करना पड़ता। आज शुभेंदु जी ने दिया है सरकार बनने के बाद। विपक्ष मोदी विरोध करते करते देश विरोधी हो चुका है, और यही हाल सनातन विरोध की स्थिति में जा चुका है। तो ये विरोध इन्हें भारी पड़ रहा है, इन्हें समझ में बातें आती नहीं है। भाई, ये इसके पहले किस सरकार ने ऐसी अपेक्षा अवसर, ऐसे कठिन अवसरों पे देश से नहीं की है? पी चिदम्बरम हो, इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, लाल जी बहादुर शास्त्री जी हो, किसने नहीं की? सबने किया भी, और सबने अपने स्तर पे कुछ के लिए कुछ कदम भी बढ़ाए हैं। एक प्रतीकात्मक उसके जनता ने गंभीरता से लिया, और जनता इसमें कोई भी गंभीरता से ले रही है। लेकिन ये विपक्ष है कि जो अपनी आदतों से बाज नहीं आता, अपनी ढपली अपना राग बजाता रहता। फिर जनता इनको जब सरे से निकाल देती है तो फिर कहते हैं साहब वो ईवीएम गड़बड़ा गया। जी जी मुकेश जी। ये आवाज आ रही है? जी, रखिए आप अपना पक्ष। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को देश की चिंता चुनाव के बाद आती है, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोरोना काल में भी चुनाव में व्यस्त थे, पूरे देश में हाहाकार मच गया, कोरोना फैल गया। फिर जब चुनाव खत्म हो गया तो कोरोना काल के चुनाव में खत्म होने के बाद कोरोना की इनको याद आई और तमाम प्रतिबंध इन्होंने लागू किए। इस समय देश में आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है, इस बात को खुले रूप से स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं। क्यों नहीं बताते कि जब ये विपक्ष में थे, जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, यानी कि देश की साख गिर रही है, देश गिर रहा है, और आज डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपया के आसपास पहुंच गया, तब देश कहां जा रहा है? इस पर कब जवाब देंगे मोदी जी? और जहां तक प्रतिबंधों की बात है, अगर देश में क्राइसिस है तो मोदी जी खुलेआम स्वीकार करे, वो भाजपा खुलेआम स्वीकार करे कि क्राइसिस है, देश में दिक्कत है, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। पूरा विपक्ष खड़ा रहा है, पहले भी, आज भी खड़ा होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दरमियान देश के मुद्दों के साथ ये खिलवाड़ करते रहते हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल सत्ता से मतलब रह गया है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। उसको केवल भ्रष्टाचार करना है, उसको केवल धार्मिक विद्वेष फैलाना है, और धार्मिक विद्वेष और भ्रष्टाचार करके देश को
इस रास्ते पर लेकर आ गए हैं कि आज देश में हाहाकार मचा हुआ, महंगाई चरम पर है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ठीक है, सोना हम नहीं खरीदेंगे, और आम जनता सोना खरीद भी कहाँ पा रही है? जिस तरह से महंगाई चरम पर है, आम जनता तो दाल रोटी के लिए परेशान है, वो कहाँ सोना खरीद पा रही है। ठीक है, लेकिन मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये भी तो समझना चाहिए, तमाम अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जी 3 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाया, और जिस तरह का भव्य समारोह सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके ये कर रहा है, इनको नहीं दिख रहा है ये किसका पैसा? आम जनता का पैसा, देश का पैसा किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या ये जो शपथ ग्रहण हुआ है बंगाल में और बाकी जगहों पर, उसको सादे रूप से नहीं किया जा सकता? क्या पहले नहीं होते थे? तो इस बात की भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि आप देश के पैसे को बर्बाद करो, बाकी जनता से आप उम्मीद करो कि जनता देश के साथ खड़ी रहे। जनता हमेशा देश के साथ खड़ी रही है, देशभक्त जनता है, जनता कभी भी देश के मुद्दों के विरुद्ध नहीं रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो देशद्रोहियों की तरह काम करते हैं। देश में आर्थिक संकट है, लेकिन सैकड़ों करोड़ों रुपए लुटाने में इनको गुरेज नहीं है। ठीक है। मंत्री जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तमाम तरीके के काफिले, हेलीकॉप्टर वगैरह चल रहे थे और रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा था, उस समय देश आर्थिक संकट में नहीं खड़ा था। चुनाव खत्म होते ही इनको चिंता सताने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने इस तरीके की परिस्थिति जो है वो तो वक्त पर, सही समय पर सामने लेके आना ठीक चाहिए। है। कोरोना काल में भी ये चुनाव में थे, देश पूरा कोरोना से कहर रहा था, लेकिन इनको चुनाव से फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, मैं तो सलाह दूंगा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को कि अब वो संभल जाएं और देश की भावनाओं को समझें। जिस तरीके से आज शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था है, देश जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, आज नीट का फिर पेपर लीक हो गया। पिछले 10-12 ठीक साल है, में फिलहाल 93 मुद्दे पे पेपर रहते हैं लीक मुकेश जी। लीक हो गए। मुकेश जी 6 ऐसे करोड़ तमाम मुद्दे उठ जाएंगे, विद्यार्थियों के फिलहाल भविष्य मुद्दे पर पे रहते हैं। लटक गई, इस पर करने की जरूरत। ठीक है, फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं। शशलेन जी, जी स्नेहा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील और उसके बाद जिस तरीके का आप लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, तो सत्ता पक्ष कहता है कि पहली बार तो किसी ने ये अपील की नहीं है, इससे पहले भी कई बार की गई, तब वो देशहित था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया तो इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए स्नेहा जी, जी जब जब देश में संकट पड़ा है, समाजवादी पार्टी सहित समूचे विपक्ष ने इस देश का साथ दिया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए यह देश सर्वप्रथम होता है, उसके बाद दल किसी का हो, कोई राजनीति किसी दल में करे, ये दूसरी बात है। देखिए जिस तरीके से हमने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुना और उन्होंने कहा कि हमें 1 साल तक सभी देशवासियों को सोना नहीं खरीदना है, जी और उन्होंने ये भी कहा 1 साल तक हमें विदेश यात्रा नहीं करनी है, हमें वर्चुअल मीटिंग करनी है, मेट्रो रेल वगैरह से चलना है, अपने पर्सनल गाड़ियों का यूज कम करना है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम लोगों की उसका इस्तेमाल करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पेट्रोल डीजल है उसको हमें संयम से इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से सहमत हूँ। अभी स्नेहा जी 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आया, उससे पहले बंगाल में चुनाव चल रहा था। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये ज्ञान हम लोगों को दिया है, क्या वो 15 दिन पहले नहीं दे सकते थे? उन्होंने 17 रैलियां किया है स्नेहा जी, 17 रैलियां पीएम महोदय ने, और 40 रैलियां आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। क्या उन रैलियों में पैसा खर्चा नहीं हुआ? क्या उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगा? क्या वो मीटिंगें वर्चुअल थी? बड़ी बड़ी जनसभाएं थी, मोदी 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 लोग चिल्ला रहे थे। क्या वो कमरे में बैठ के वर्चुअल? अब तो अपना देश डिजिटल इंडिया बन गया है। अगर वो मीटिंग करना चाहते तो घर में बैठ के, कमरे में बैठ के वर्चुअल मीटिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको इस देश को गुमराह करना है। हमारे देश में इस समय 880 टन सोना है स्नेहा जी, और 168 टन सोना विदेशों से अभी 1 साल में खरीदा गया है। भाई एक व्यवस्था होती है सोने की खरीदने की।
अभी मैं सुन रहा था विवेक श्रीवास्तव में, ठीक बात है, जब हम विदेशों से सोना खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा में ही खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है। तो प्रधानमंत्री जी के पिछले भाषण से, अब मेरे पास दूसरा मोबाइल तो नहीं है, तो जिस तरीके से विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि हम लोग हमेशा, सरकार कोई हो, हमेशा राष्ट्र हित में हम साथ में रहते थे, भले विपक्ष में हो। अगर मेरे पास दूसरा मोबाइल होता तो मैं वीडियो दिखाता कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, जब इस देश में डॉलर की कीमत 58.58 पैसे हुआ करती थी, तो भाषण में क्या देते थे, जब इस देश का रुपया गिरता है तो उसी प्रकार से इस देश के सम्मान भी गिरता है, प्रधानमंत्री की सम्मान को ठेस पहुंचती है। यही तो प्रधानमंत्री जी कहते थे। बिल्कुल। जो पिछले प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, उनकी उम्र से तुलना की जाती थी। अब वो क्यों नहीं कहते कि आज 100 के लगभग होने वाला है, 95 के आसपास रुपया हो गया है, और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो रुपये की कीमत 100 के करीब हो जाएगी। बात राजनीति की नहीं है, लेकिन ये मुद्दे किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी मैं विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, बंगाल की बात कर रहे थे, शिवेंदु अधिकारी की बात कर रहे थे। अरे भाई, शिवेंदु अधिकारी पहले किस दल में थे? ममता दीदी के दल में थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, शारदा चिट फंड घोटाले का आरोप था। मोदी जी का भाषण सुनिए, किस तरीके से उनको भ्रष्टाचारी कहते थे। शशलेन जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ऐसी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो स्वच्छ और साफ हो गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जरा विवेक जी से। विवेक जी, अभी मुकेश जी और शशलेन जी ने कहा कि संकट है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, वो आपके साथ खड़े हैं। वो कहते हैं 4 तारीख के बाद आपको अब याद आ गया कि संकट है और देश में लोगों को अब सोने की खरीदारी रोक देनी चाहिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, और खुद क्या किया 4 तारीख से पहले, उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? ये तमाम गंभीर आरोप हैं। देखिए, चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता है जी। चुनाव टाले नहीं जा सकते। चुनाव टालने पे उस प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। विपक्ष का रवैया कुछ ऐसा है श्रेया जी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऊँट मेरे बाप का। जी। अभी सरकार चुनाव टाल दे तो कहेंगे साहब ये चुनाव से भाग रहे हैं, करा दे तो साहब देखिए क्यों चुनाव करा रहे ऐसे समय में। तो ये एक ऐसा इनका प्रश्न है जिसका उत्तर समय के साथ दिया गया। चुनाव हो गया, अब ये कह रहे साहब चुनाव में इतना प्रचार क्यों किया? तो भाई चुनाव क्या करे आदमी? लोकतंत्र में चुनाव त्यौहार की तरह होते हैं। अगर उसमें राजनीतिक दल पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या करेगा? तमाशा देखेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ किया तो अब फिर इनका एक तरह की तरह कस के क्यों किया? इतने नेताओं को क्यों घुमाया? 2-4 कम गए होते, जो इनकी बात से जो मतलब निकल रहा है, भाई हमारे पास है नेता गए, अब आपके यहाँ तो हम दो हमारे एक ही वाला मामला है, तो आपकी मजबूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर ये कहते हैं कि साहब तब क्यों नहीं बताया? तब युद्ध विराम चल रहा था अमेरिका ईरान का, स्थिति ये थी कि बात बन जाएगी, बनते बनते बात नहीं बनी। आज स्थितियाँ दूसरी, यहाँ तो मिनटों सेकंडों में स्थितियाँ बन बिगड़ रही हैं। बिल्कुल। जो ट्रंप साहब का मिजाज है, सवेरे क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे। ईरान में जो अमेरिका के बीच में जो मीडिएटर है, जो ट्रंप साहब का मिजाज है वही मोदी जी का मिजाज है। उसकी ये आपकी बात है। उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। ट्रंप ने चिट्ठी, नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही, जो इसमें मीडिएटिंग कर रहा जो देश, उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। उधर चिट्ठी आया इधर दे दिया, इधर चिट्ठी उधर कर रहा केवल। अब ऐसे में अगर बात बनते बनते बिगड़ने की स्थिति दिख रही है वैश्विक स्तर पे, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है। उन्होंने पूरे देशवासियों को पहले अपने तरीके से सावधान किया। अब ये कहते हैं साहब खुल के बताइए, ये है, क्यों नहीं कहते? संसद में एक बयान दिया था, तो उसके बाद तो इतना लोग पैनिक हो गए कि 2-2 दिन तो पेट्रोल पंपों पे लोग लाइन लगा के पूरे ज़िंदगी भर का पेट्रोल ले रहे थे। जिसको नहीं पड़ा वो गैस एजेंसी में जाके खड़ा हो गया, पूरी ज़िंदगी भर का गैस हमें आज दे दो। तो ये तो देश का हाल है, और उस पैनिक करने में विपक्ष का भी खूब रोल था। तो अगर कोई चीज़
सरल तरीके से समझाई जा रही है तो उसमें समझना चाहिए। समझदार लोग समझ रहे हैं, जिसको हुड़दंग काटना, जिसको नौटंकी करना वो लोग कर रहे हैं। विपक्ष का इस तरह का विरोध देश हित में नहीं है, नौटंकी है, ये सब समझ रहे हैं। कई अवसरों पर पूर्ववर्ती सरकारों ने अपील की है। ये देख लीजिए, चिदम्बरम साहब की वीडियो है, तो ये क्या है? तो कहने का मतलब श्रेया जी कि ऐसा तो है नहीं कि कोई ये स्थिति पहली बार विश्व में आई है। जी, इसके पूर्व भी ये इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है, सरकारों ने उस पे, ये देखिए। बिल्कुल, पी चिदम्बरम ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार की है अपील। Almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change. I would once again appeal to everyone. Please resist the temptation to buy gold. सुन रही है? बिल्कुल विवेक जी, मैंने शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने कब कब अपील की। 2013 की वीडियो है जी। तो जो आपको वैश्विक स्तर पे जो आपका नेतृत्व कर रहा है वो विश्व की समस्याओं को करीब से देख रहा, समझ रहा है। बिल्कुल, उसकी अपने देश के नागरिकों की पर जिम्मेदारी है, उनको समय से आगाह करने की। प्रधानमंत्री जी ने उसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अब रही बात, उन्होंने कहा कि थोड़ा तेल कम खाओ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जी। तेल के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तैलीय चीज खाने के भारत मोटे लोगों का देश होता जा रहा है, वो भी एक स्वास्थ्य सेक्टर में संकट आ रहा है। उसके बाद आगे जो उसके साइड इफेक्ट होंगे वो अलग चीज़ें हैं। उससे मेडिकल क्षेत्र पे अनावश्यक लोड पड़ने जा रहा है आपके भारत के चिकित्सा क्षेत्र में। जी। तो ये सब सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री आपके अभिभावक हैं इस देश के नागरिकों के, 140 करोड़ की संख्या के। उन्होंने अपने उस अभिभावक के दायित्व का निर्वहन किया है। उसमें राजनीतिक वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये नागरिकों से सीधा जुड़ा मसला है और देश हित का विषय है। ठीक है, अन्य विषयों पर राजनीति करिए, कौन रोक रहा है आपको? जवाब लेते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी। जी, अभी आपने कहा कि स्पष्ट रूप से कह दें कि संकट है। नेता बीजेपी ये बताएंगे कि जो हजारों करोड़ों रुपए चुनाव में पानी की तरह बहाया जाता है, उसकी क्या आवश्यकता थी? इस अवसर की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने ये सवाल खड़ा किया, क्या मीटिंग वर्चुअल नहीं की जा सकती, सभाएं वर्चुअल नहीं की जा सकती थी? क्या पहले कभी इस तरह से विश्व के देशों की आप बात कर रहे थे विवेक जी कि विश्व के देशों में तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए? क्या विश्व के देशों में चुनाव के दरमियान वर्चुअल मीटिंग नहीं होती? पैसे को कम खर्च करके चुनाव पूरा नहीं किया जा सकता? चुनाव हुआ, उसके बाद परिणाम आए, आपके मुख्यमंत्री बने, और जिस तरह से हजारों सैकड़ों करोड़ों रुपया लगाकर आप लोग भव्य समारोह करते थे, उसको इस संकट काल में सादगी से नहीं मनाया जा सकता था? ये पैसा किसका है? क्या बीजेपी का अपना पैसा है? ये पैसा तो देश का है। ये तो देश के पैसे का पूछ लिया होता आपने, जनता से कहें कि आप कहाँ पैसा लगाए हो, पैदल चले, वहां तो ना पूछा आपने। सुन लीजिए, क्या सुना आप? सुन लीजिए विवेक जी, मैं आपकी ना आइडियोलॉजी, ना कोई मानक है, ना आदर्श है। मैंने आपके बीच में आपकी बात मुझे सुनाई नहीं पड़ी। कोई ऐसा व्यक्ति बोले जिसकी बात का कोई मानक हो। आपके मानक तो हर जगह बदले हुए हैं। ठीक है विवेक जी, उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद स्तरीय आदमी बात करे श्रेया जी, इसकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो, कोई मानक हो। इनका तो मानक हर जगह बिगड़ा हुआ है। अपना महल बनेगा तो ठीक है, दूसरे की जनता की बात कर रहे हैं। हम देश की जनता नहीं है, हम देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसकी बात न करें। कोरोना काल में जो शीश महल बनवाए हो अरविंद केजरीवाल का, कोरोना काल में मना है। 2 जून की रोटी मैसर नहीं हो रही है। कोरोना काल में जो महल शीश महल बना केजरीवाल का, कोरोना काल में मना है। जिस समय आप आनंद विहार से यूपी बिहार के लोगों को भगा रहे थे,
उसी समय अरविंद केजरीवाल ने उसी समय बनवाया है। कुछ तो शर्म किया करो बोलने से पहले। विवेक जी, अब जरा मुकेश जी की बात सुनिए, उसके बाद आप अपना पक्ष देश के रखिएगा। मुद्दों पर ध्यान भटकाना चाहते हैं, जिस तरीके से कुछ तो प्रधानमंत्री बोलने जी पहले करते हैं। शर्म करना चाहिए। मुद्दा ये है एक नहीं कि दो अगर शीश आप महल इनके तैयार हुए हैं पैसा पानी दिल्ली की में। तरह बहाएं और रुपया एक का नहीं दो मूल्य शीश महल। ठीक है, जवाब ले लेते ना उनसे। तब देश का सम्मान नहीं गिरता, तब देश का सम्मान नहीं गिरता। लेकिन जब आप विपक्ष में रहते हैं तो देश का सम्मान गिरता है। अच्छा, जब मुकेश जी, 400 इन्होंने रुपए एक का सवाल सिलेंडर उठाया आता तो स्मृति ईरानी सम्मान तो तब भी इन्होंने गिरता है अभी जब एक सवाल मुख्यमंत्री उठाया, जेल से इन्होंने शासन कहा- चलाता है। एक मिनट विवेक जी रुके, सम्मान तो तब भी गिरता है। एक मिनट रुके विवेक जी। देखिए, मुकेश जी, इन्होंने एक सवाल आवाज पूछा समझ है नहीं आती है दो लोग बोलने से। जी। मुकेश जी सवाल पूछा है इन्होंने। बताइए। इन्होंने कहा कि जब आप भव्य रोड शो पे सवाल करते हैं, जब आप सवाल करते हैं राजनीति पर, जब आप सवाल करते हैं कि इतना अच्छे तरीके से शपथ ग्रहण कार्यक्रम क्यों किया गया, तब ये कहते हैं कि शीश महल पे आपने कभी सवाल क्यों नहीं पूछा। जो दो शीश महल बना दिया गया वो भी तो जनता के ही पैसे से वो भी बना। कोरोना काल में ही बना, और तब बना जब आनंद विहार अभी से आप यूपी कह रहे बिहार थे वालों कि को भगा रहे कोविड थे में- अभी आप केजरीवाल। कह रहे थे कि कोविड काल में भी भाजपा ने जनता का साथ छोड़ दिया था। दीजिए जवाब। रुके विवेक जी, जवाब लीजिए। स्नेहा जी, संकट काल का समय है और इस समय पर अगर हम सवाल उठाते हैं तो उनको ये लगता है कि अब उसका जवाब इनके पास है नहीं। जी। ये सवाल पर दूसरा सवाल दाग देते हैं। जब पब्लिक हमारी बात सुनती है, जब हम यहाँ पर बैठ के अपनी बात अरे तो कहते हैं, पर उपदेश उस कुशल पब्लिक को बहुत है, जवाब जरा चाहिए उस पे कुछ ना। अमल जवाब भी के किया बदले करो सवाल भाई। नहीं चाहिए होता। रही बात शीश महल की, तो वो शीश महल आज कौन यूज कर रहा है ये बताए। 3,000 कोई नहीं करोड़ यूज कर रुपए रहा का है। राज्यपाल का वहां भवन है दिल्ली में, वो किसके पैसे से है। तो सवाल ये उठता है कि ये जिस शीश महल की बात कर रहे हैं, एक चुनावी मुद्दा इन्होंने बनाया और उस पर आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आई। अरे एक नहीं अगर वो दूसरा शीश रिपोर्ट महल आई नहीं तो बनाना, उसको कार्रवाई क्यों बताओ नहीं हुई? वो कहाँ शीश बनवाए महल हो। को किसने बनाया था। देखिए, बीच में बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा बात, तो हम बात कर रहे हैं तो अपनी बात विवेक का जी, इतना प्लीज। अधीर ना हो। विपक्ष को बोलने तक नहीं देते, ये जनता की आवाज सुनना पसंद नहीं है इनको। तो विपक्ष मैं ये जनता कह रहा नहीं है, था कि विपक्ष अगर जनता वो से कटा ऊपर हुआ है। बेवजह का पैसा खर्च हुआ था तो किसने खर्च किया था। अगर खर्च किया था तो उसका रिपोर्ट कहाँ है, उस पर सजाएं क्यों नहीं हुई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो PWD का डिपार्टमेंट रहा है, वो उस पर पैसा खर्च करती है। जो मुख्यमंत्री का आवास होता है, राज्यपाल का आवास होता है, अरे मानक के अनुसार करती, खाला घर समझ लेती है। ये तो अगर उस अनाप शनाप खर्च हुआ तो जांच की बात है। उस जांच का रिपोर्ट आपके सामने है, मेरे सामने तो नहीं है। सदन मैं में नहीं तो रखा जानता। जा रहा है। ये केवल मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं। मेरा ये कहना है, जी। अगर संकट काल था, देश हाहाकार कर रहा था, तो क्या ये उचित नहीं होता। आपने सरकार तो बना लिया, लाखों लोगों को बुलाकर, वाहनों में भरकर वहां पर रैलियों में लेकर आते हैं, लाखों लोगों को बुलाकर वहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम में लेके आते, तब तेल का खर्च नहीं होता, तब देश का पैसा बर्बाद नहीं होता, तब विदेशी मुद्रा बर्बाद नहीं होता। तो निश्चित तौर पर चित भी मेरी पट भी मेरी, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा को ये कहते हैं कि महाभ्रष्टाचारी, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। गोपीनाथ मुंडे को, अब तमाम लोग तो इस देश से चले गए, संसार से चले गए, उनका नाम मैं क्या लूं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बता रहे थे कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का तमाम आरोप लगा था। लेकिन इन लोगों को भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है, अपना तर्क सही कर ले। गोपीनाथ मुंडे जी का नाम ले रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे जी भारतीय जनता ठीक है, मुकेश जी जरा रुकिए, कुछ बात सही कर रहे हैं विवेक जी। धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता हासिल करने से मतलब। ठीक है जी विवेक जी। गोपीनाथ मुंडे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनको गए इस धरती से आज 13 साल हो रहे हैं। तो कहीं अपने तथ्य सही करके बोले। गोपीनाथ मुंडे जी का नाम अनावश्यक विवाद में बना घसीटे, ठीक है। जिसका नाम लेना उसका ले। गोपीनाथ मुंडे जी बहुत पहले इस धरती से जा चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा विवेक जी, जिस तरीके से बार बार बात घूम के आ रही है कि 4 मई से पहले आप लोगों ने भव्य रोड शो किया, रैलियां की और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया इतना, और लगातार भीड़ को भर भर के लेके जा रहे थे, तब आपको संकट नहीं याद आया। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि चुनाव है। चुनाव क्या चाहते हैं
कि राजनीतिक दल के रूप में चुनाव न लड़ें, तमाशा देखें, इनके लिए मैदान खाली छोड़ दें। ये दीदी की हार से तिलमिलाए हुए हैं, आसाम की तीसरी हार से तिलमिलाए हुए हैं। इन्हें चाहिए उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका। जी। आज उस समय वैश्विक स्थितियाँ कुछ और थी, युद्ध विराम चल रहा था और युद्ध विराम आगे कंटिन्यू होने के लिए संभावित था। आगे चल के बातें नहीं बन पाई। युद्ध विराम खत्म होने की स्थिति में किसी भी समय तगड़ा युद्ध छिड़ सकता है। जी। आज की स्थिति दूसरी है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जो स्थिति कल है वही आज भी हो। वैश्विक स्तर पे स्थितियाँ जितनी तेजी से बदलती बिगड़ती हैं, वो कोई आवश्यक थोड़ी है कि एक समान स्थितियाँ रहेंगी। प्रधानमंत्री जी ने जिस कालखंड में जो देखा, जो उनको स्थिति समझ में आई, उस हिसाब से उन्होंने एक सलाह दिया है जी। और देश के नागरिकों को दिया है। आपको नहीं मानना मत मानिए, आपको गाल बजाना गाल बजाते रहिए, जनता मान रही है। उनका सीधा संवाद जनता से है, ना हमसे है ना आपसे है। बिल्कुल भाई आप लोग तो, कोई कहता कि आपके प्रधानमंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, तो ऐसे लोगों को से अपेक्षा थोड़ी कि वो उनके बात का पालन करेंगे, ना उनको है ना हमको है। भाई कोई कर्म आप लोगों ने उनका बाकी थोड़ी लगा रखा कोई गाली देने से। जी। आपके सांसद गाली दे रहे हैं, आपके नेता लोग गाली दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जो आप लोग कर रहे हैं वो जनता देख रही, लोग जनता जनार्दन होती है। अभी ये कह रहे थे कि साहब इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा चुनाव, सीमावर्ती राज्य हैं दोनों, हमें दुनिया को संदेश देना है, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, उनके मन में डर पैदा करना है। अगर हम सब लोग एकजुट होकर के वहाँ मजबूती नहीं दिखाएंगे तो उससे दुनिया क्या संदेश जाएगा। आज पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठिया घुसता आसाम से लेकर के पूरे भारत में फैल रहा है। पूरा भारत घुसपैठियों की समस्या से त्रस्त है। संभावित आंकड़ा 1 करोड़ का, मुझको लगता है 1.5 करोड़ से कम घुसपैठिया नहीं देश में होगा। ठीक है, वापस ये एक समस्या है। ठीक है, रुक जाइए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वक्ता बोलते रहेंगे। अरे भाई क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए उनको वो बोल रहे थे। रुक जाइए, स्नेहा जी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं साहब कि ये क्यों किया, 2 शीश महल बनाया, एक जो मुख्यमंत्री वाला था उससे निकाले, फिर एक बना लिया शीश महल 2। उसमें बता नहीं पा रहे कि ये सामान कहाँ किसके पैसे से लगा है। ठीक है, नंबर 2 के पैसे से लगवाया है उस महल में। जी शशिलाइन जी, स्नेहा जी विवेक जी कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश में एक परसेप्शन बना रखा है। अगर कोई सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा तो देश का विरोध करेगा, अगर नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों का कोई विरोध करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही होगा। यानी इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। अभी मैं आपको ये सुना रहे थे, इसको सुनिए। मुझे मालूम है कैसे तेजी से गिर सकता। स्पष्ट कीजिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज जी बताएं। आवाज नहीं साफ आ रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये जब मुख्यमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, तब उन्होंने कहा था देश की शाख नहीं गिरती, जब रुपये गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। तो दूसरी बात चल रही थी, अभी शीश महल की बात चल रही थी और आम आदमी पार्टी की चर्चा कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी। देश कोरोना काल के लपटों में एकदम जल रहा था। उस समय इस लखनऊ जिले के 75, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग शायद 2-4 जिले बचे हो, 5 स्टार भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनवाने का काम किया। वो पैसा कहां से है? अगर ये पैसे दूसरे की मांग करते हैं तो क्या गेहूं धान बेच के बनवा रहे हैं क्या? राजनीति में अगर आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं तो अपने पे तो आप भी देखिए बात। अगर कोई व्यक्ति कहता है, जैसे अगर क्राइसिस है इस देश में गैस की, तेल की, तो उसको मानिए। जब तक चुनाव था तब तक आप माने नहीं, जब चुनाव खत्म तो आप कहने लगे नहीं भाई सोना मत खरीदिए, घर में बैठिए। अभी जो चुनाव बंगाल का चल रहा था, चलिए चुनाव निपट गया, उसके बाद कितना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह किया।
पूरे देश के मुख्यमंत्री को बुलाया गया। हर एक मुख्यमंत्री के आने में कितना खर्चा लगा? क्या खाली देश की जनता ही सोना ना खरीदे और बाहर ना जाए, वर्चुअल रैली करे? देश के नेता प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रहित में साथ देंगे क्या? क्या जरूरत इतना बड़ा शपथ समारोह करने की? जी भाई जब कोरोना काल था तो हम लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने क्या अभी विवेक जी कह रहे थे कि वो लेकिन अभी विवेक जी कह रहे थे कि इतना भव्य रोड शो रैली इसलिए की गई, शपथ कार्यक्रम इसलिए किया गया ताकि लोगों को मैसेज दिया जा सके, क्योंकि वो दोनों ही सीमावर्ती प्रदेश हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े वाकपटु होते हैं। जी उनके मन में कुछ होता है और मुंह से कुछ कहते हैं। एक बात बताइए, जब देश में संकट है, तेल का संकट है, सोने खरीदने को मना किया जा रहा है, वर्चुअल रैली करने को कहा जा रहा है, तो आपको इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने की क्या आवश्यकता थी? ये 15 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों पूरे देश से आह्वान नहीं किया कि हमें घर में रहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और नेता है, वो देश को सिर्फ गुमराह करते हैं। जी आप चुनाव की बात कर रहे थे, भाई मैं मुद्दे से हटना चाहता हूं क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी मुद्दे से थे। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। भाई आपके नेताओं के शीश महल नहीं है क्या? क्या झोपड़ी में रहते हैं क्या? लेकिन सारे नेताओं के जो वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि हुई है, किसी भी दल के हो, तो अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो दुंगली आपके ऊपर भी होती है। आपने 5 स्टार बनवा लिए कार्यालय, किसके पैसे से बनवाए? आज जनता का पैसा था ना, भले आपने किसी से लिया हो। एक पीएम केयर फंड हुआ करता था स्नेहा जी, जी पीएम केयर फंड, उसका नाम बदल के पहले उसमें एक विपक्ष का नेता हुआ करता था। पीएम केयर फंड के जो सदस्य होते थे, एक विपक्ष का नेता होता था। लेकिन अब पीएम केयर फंड माननीय मोदी जी ने बनाया, इसमें कोरोना काल में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम लोगों ने उसमें चंदा दिया। उसका कोई ऑडिट नहीं, जी कोई उसकी जांच नहीं कर सकता। ऐसा सिस्टम बना दिया क्योंकि उसमें तमाम तरह का धन आया जिसकी जानकारी जनता नहीं ले सकती। तो देखिए स्नेहा जी, इस देश को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। जब जब इस देश में संकट आए तो पूरे विपक्ष का दायित्व होता है। इससे पहले भी आया, आपने बताया 1962 में आया था जब भारत चीन का युद्ध हुआ। वो स्थिति भारत चीन के युद्ध की थी। आज हमारा किसी से युद्ध नहीं है स्नेहा जी। आज की तुलना 1962 से नहीं कर सकते। उस समय हमारा चीन से युद्ध हुआ था, तब इस देश की यशस्वी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने अपने गहने दान कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी किस नेता ने, बताइए, अपनी जमीन दे दी, गहने दान दे दिए? किसने, किस नेता ने? जो तुलना करते हैं 1962 की। आज जो संकट आया है, जो वैश्विक संकट है, ये आया नहीं है स्नेहा जी, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ईरान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने कराई है क्या? ईरान अमेरिका इजराइल की लड़ाई, जी जो लड़ाई ईरान और अमेरिका की हुई है, जी, जो तेल का संकट हुआ है, हम लोग रूस से सस्ता तेल लेते थे ना, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी नस दबी है, जो ट्रंप कहेंगे वही मोदी करेंगे। मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार नारा लगाने गए थे वहां, युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल से मिलने गए थे, इजराइल की पीठ थपथपाने गए थे। ईरान हमारा दोस्त हुआ करता था पहले। भाई क्या जरूरत थी उनकी लड़ाई में हमें कूदने की आवश्यकता थी? जब भारत की जो रणनीति रहती थी हमेशा तटस्थ रहती थी, गुटनिरपेक्षता वाली होती थी, न कोई हमारा स्थायी दोस्त होता था, न कोई हमारा स्थायी दुश्मन होता था। लेकिन इन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा दिया, तो झेलो भैया। तो राजनीति एक अलग व्यवस्था है, लेकिन जब देश में संकट आए तो हम समूचे विपक्ष को, किसी भी दल के लोगों को एक साथ खड़े होना चाहिए। ये कोई समय ऐसा नहीं है, अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि सोना न खरीदिए, तो सोना खरीदने की हम लोगों के पास आवश्यकता नहीं, खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है, देश भुखमरी की कगार पे है, देश को रोजी रोटी की व्यवस्था है नहीं, रोजगार है नहीं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखिए नीट की परीक्षा किस तरह से लीक हो गई। भाई नीट की परीक्षा जो डॉक्टर बनाती है, एमबीबीएस बनाती है, वो एक बार नहीं 4-4 बार लीक हो गई। भाई अभी इससे पहले जब पेपर लीक हुआ था तो जो परीक्षा कराती है एनटीए कंपनी एजेंसी, उसके जो डीजे थे सुबोध सिंह, उनको इन्होंने थोड़े दिन के लिए नौकरी से हटा दिया। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री का निजी सचिव बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी खाली डिस्टर्ब करती है लोगों को।
धार्मिक ठीक है। उन्माद पैदा करती है। देश किस दिशा में जा रहा है, अगर विपक्ष ने कोई आवाज उठा दी, कोई प्रश्न कर दिया तो कहेंगे राष्ट्र विरोधी है, ये मोदी विरोधी है। भाई इससे पहले भी जब विपक्ष में कांग्रेस थी, तो जब विपक्ष था तो लोग आवाज उठाते थे ना, तब तो वो कभी नहीं कहते थे आप देशद्रोही हैं। आप अगर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे तो आप देशद्रोही कैसे हुए स्नेहा जी? ठीक है विवेक जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी ये बताइए, इसमें सलाह में इन्हें गलत क्या लगता है? क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी स्थितियों में इस तरह की सलाह नागरिकों को नहीं दी? वही सलाह अगर हम दे रहे हैं तो इनको गलत लगता है। ये पूछते हैं साहब 4 तारीख के बाद क्यों दी, 4 तारीख के पहले क्यों नहीं दी? जी जब जो स्थिति होगी उसको देखते हुए दी जाएगी कि 10 दिन पहले दे दी जाएगी? ये आज बड़ा वर्चुअल कर रहे हैं, वर्चुअल और फिजिकल अगर 4 तारीख के पहले कहते डीजल बता लेते हैं, वर्चुअल और पैसा फिजिकल बचा का लेते अंतर देश का। अखिलेश जी को नहीं मालूम था। कोरोना काल में एक पूरी वर्चुअल फिजिकल रैली कर बैठे थे, मुकदमा हुआ उसके कोरोना ऊपर, काल भूल में गए, आपने याद कर लेकर चुनाव चुनाव कराने का कार्य किया था। अपना रिकॉर्ड याद कर लीजिए। वर्चुअल डिजिटल है, वर्चुअल हो कहा सकता गया था, वर्चुअल फिजिकल मीटिंग हो रैली सकती थी। करके बैठे आपने थे। चुनाव क्यों कराया? त्रिस्तरीय चुनाव। फॉर्चून देश जब इतनी बड़ी कोरोना काल की महामारी से जूझ रहा था तो आपने क्यों त्रिस्तरीय चुनाव कराया? तो क्या क्यों चुनाव संविधानिक कराया क्या उस देश समय? को संवैधानिक संकट में झोंक दिया जाए? नहीं, चुनाव क्यों कराया उस समय? चुनाव बाद में भी हो सकता था। तो वाह वाह आज भी वाह, तो चुनाव लेटर त्रिस्तरीय चुनाव कहाँ हो रहा है? इन्हें क्या जानकारी आपने कोरोना संविधान काल में की? कराया था। ठीक है शशलेन जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जी स्नेहा विवेक जी, जी ये स्नेहा जी क्या बातें कर रहे हैं? क्या चुनाव देश में टाले जा सकते हैं? लोकसभा विधानसभा अगर कोई कभी आज तक टला है? ये चाहते हैं कि सरकार टली है। इमरजेंसी घोषित करके अभी नहीं अपने टल आप रहे। को कटघरे में खड़ा कर ले। ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव नहीं टाले जा सकते। तमाम फाइनेंशियल वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है। लोकसभा चलिए विधानसभा जी, आप उसको थोड़ा और पढ़ पंचायत के चुनाव था आइए। कोरोना बता काल रहे में विवेक त्रिस्तरीय जी। पंचायत चुनाव आपने कराया था भाई। अरे भाई पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत का चुनाव चुनाव था। की बात और प्रधानी लोकसभा BDC जिला विधानसभा की पंचायत बात ब्लॉक कर रहे प्रमुख होता है उसमें। हैं। उसी आप विधानसभा, जानकारी कर लीजिए। उसी चुनाव ठीक है में फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का है, जिसको लेकर के इतना हाय तौबा है। देखिए जी स्नेहा विवेक जी, जी। एज ए अभिभावक उन्होंने देश के नागरिकों को सलाह दी, लोग उसको मान रहे हैं। जिसको ना मानना हो ना माने, किसी को पकड़ के तो बनवाया नहीं जा रहा, एक सलाह है। ठीक, इन्हें गाल बजाना, गाल बजाते रहे। इन्हें तो मोदी को गाली देना, गाली दे भी रहे हैं। इससे मोदी जी के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोकतंत्र में स्नेहा जी जनता जनार्दन होती है। प्रधानमंत्री का हमारे सीधा संवाद जनता से है। उसमें इनके चिल्लाने से, इनके गरियाने से कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, जो उन्हें उचित लगा, जो समय उनको समझ में आया, उन्होंने सलाह दी। अब इनको ये प्रश्न उठाते रहे, पहले क्यों नहीं दिया, आज क्यों बता रहे हैं? इन सब के दामन दागदार हैं। ये कह रहे हैं क्या भाजपा नेताओं के शीश महल ने, भाई इसका शीश महल हो, लाओ फोटो छाप दो। वहां तो उसका पकड़ा गया शीश महल। अभी इन्होंने कहा था कि कोरोना काल में ही आप लोगों के 5 स्टार सब 5 जगह पे स्टार ऑफिस होटल बन- हमारे कार्यालय बन गए। कार्यकर्ताओं के पैसे से, आजीवन सहयोग निधि से बने हैं, किसी के बाप के पैसे से बने हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के पैसे से बना हुआ। ये वो नहीं है जो जिससे सफाई बनवा लिए हो आप। ये हमारे अपने खून पसीने के पैसे से बना ये हुआ कह है। रहे थे पीएम केयर फंड का भी अलग ही इस्तेमाल कर लिया गया। पीएम केयर फंड से उससे जरूरतमंदों को बकायदा सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ये बताएंगे पीएम केयर फंड क्या पीएम होता केयर है? फंड आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं रखा गया? उत्तर दीजिए आप। जो नया पीएम केयर फंड बनाया है माननीय उससे- मोदी जी ने, उससे बहुत से- आरटीआई से बाहर क्यों है वो? उसके अपने रीजन है, उसके बहुत से ऐसी सहायता देनी क्यों? होती जो नहीं कारण आरटीआई बताइए दायरे में लाया जा आपको। सकता है। ठीक है देश की ठीक है, जनता वापस बहुत मुद्दे से पे ऐसे आते मदद हैं। जो आरटीआई दायरे में, RTI उसमें बात क्या क्यों है? करिएगा? क्यों उसका ऑडिट नहीं हो सकता? ठीक है बहुत से फंड है, इसके ऑडिट नहीं होती, आपको जानकारी नहीं है। अपडेट होके आइए। आरटीआई जल्दी से मुद्दे पे final comment। से बाहर क्यों है पीएम केयर फंड? बहुत से ऐसे फंड हैं ससलेन जी जो आरटीआई के दायरे में नहीं, वो भैया। राष्ट्रीय हित को देखते हुए उसको इस मुद्दे से अच्छा, नीचे इससे किया पहले गया। पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में था, अब नहीं क्यों था। बाहर है? पूर्व की पहले भी सरकारों नहीं में था, अब पीएम भी केयर नहीं फंड है। का वो था। अब ऐसी ठीक है कौन सी शशलेन जी संवैधानिक मुद्दे समस्या पे आ गई? फाइनल कमेंट। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ठीक है, उस जिसमें जो नया पीएम केयर फंड की स्थापना की गई, उसके और कारण है। ठीक है वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे फाइनल कमेंट शशलेन जी। देखिए स्नेहा जी, जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि 1 साल तक सोना न खरीदे, 1 साल तक विदेशी यात्रा न करें, वर्चुअल मीटिंग करें, वर्क फ्रॉम होम करें,
और मेट्रो रेल से चले, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उपयोग करें। मैं उनकी बात से सहमत हूं, जी लेकिन वो ये चीज कहें कि हमारे देश में गैस का आर्थिक संकट है, पेट्रोल की समस्या है, वो देश की जनता को गुमराह न करें। और जो इन्होंने आज घोषणा की है, इनको 15 दिन पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है ना, पर उपदेश सकल बहुतेरे। आदमी दूसरे पे तो उपदेश देता है, लेकिन अपने जीवन शैली में उसको उतारता नहीं है। इन्होंने अभी देखा किस तरीके से बंगाल में तमाम मीटिंगें की, तमाम पैसा रुपया बहाया, सैकड़ों गाड़ियों से चल रहे थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे थे। क्या उसमें गैस डीजल पेट्रोल का खर्चा नहीं हुआ स्नेहा जी? बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज साफ है कि भारत के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि वो आर्थिक बीमा है जो युद्ध से लेकर दिवालियापन तक हर मुश्किल में देश के काम आया है। पीएम मोदी की अपील पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब देश की साख पर आंच आई है, सोने ने ढाल बनकर उससे बचाया। अब देखना यह है कि क्या 2026 की जनता 1962 की तरह त्याग दिखाएगी या सियासत के शोर में बचत का यह संदेश खो जाएगा। तिजोरी में रखा सोना निवेश हो सकता है, लेकिन संकट के समय देश के काम आए वही असली स्वर्ण संदेश है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर के जिस तरीके से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।